एक धमाका, रूह को कंपा देने वाला, जमीन और आसमान को ढकता हुआ, क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ बर्बादी का गोला और तहस नहस कर देने वाली आग की लपटें। धमाका मानव इतिहास में किए जाने वाले पहले एटम बम विस्फोट का। इस धमाके ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म कर दिया था, बल्कि अमेरिका को दुनिया के नए सुपर पावर के रूप में उजागर भी किया था। तब से लेकर आज तक पूरे संसार में अमेरिका का दबदबा है और अमेरिका को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले थे द फादर ऑफ एटम बॉम्ब, द ग्रेट साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के एक साल बाद साल 1946 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि AEC की स्थापना की गई। दरअसल अब तक जो भी एटॉमिक रिसर्च होती थी वो US मिलिट्री की देखरेख में होती थी। एटॉमिक रिसर्च से जुड़े जो भी फैसले होते थे वो मिलिट्री के अधिकारी लेते थे, लेकिन AEC की स्थापना के बाद गवर्नमेंट द्वारा चुने हुए लोग एटॉमिक रिसर्च को रेगुलेट करेंगे। AEC की स्थापना के 8 साल बाद साल 1954 को एक भयंकर अपराध की सुनवाई करने के लिए AEC द्वारा एक कमेटी गठन की गई। अपराधी पर लगे आरोप संगीन थे। इल्जाम था देशद्रोह का, अमेरिका के साथ गद्दारी का, और मुजरिम कोई और नहीं बल्कि खुद जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे। उन पर अमेरिका के न्यूक्लियर सीक्रेट्स कम्युनिस्ट और रशियंस तक पहुंचाने का इल्जाम था। उन पर लगे ये इल्जाम अगर सही साबित होते हैं तो उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस उनसे छीन लिया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन जाने का मतलब था कि इसके बाद वो एटॉमिक रिसर्च से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अमेरिका के सबसे बड़े हीरो को ही उसका विलन बना दिया था? इसके बाद ये कहानी 5 साल आगे सन 1959 में आती है। यहाँ पर एक और सुनवाई चल रही थी और जिस शख्स की सुनवाई हो रही थी उनका नाम था लुइस स्ट्रॉस। लुइस स्ट्रॉस AEC के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और उनकी काबिलियत को देखते हुए 1953 में उनको AEC का चेयरमैन भी बना दिया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में ओपनहाइमर की सुनवाई हुई थी। 1958 में उनके चेयरमैन की टर्म समाप्त होने वाली थी। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर। स्ट्रॉस के आइजनहोवर से काफी अच्छे संबंध थे, इसलिए जब स्ट्रॉस की AEC के चेयरमैन पद की टर्म समाप्त होने को आई थी तब स्ट्रॉस की काबिलियत और अनुभव को देखते हुए प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने उन्हें सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के पद के लिए नॉमिनेट किया था। लेकिन उनके इस नॉमिनेशन को सेनेट कॉमर्स कमेटी, जिसके ज्यादातर मेंबर्स ऑपोजिशन पार्टी से थे, उन्होंने स्ट्रॉस का विरोध किया। वो स्ट्रॉस के कार्यकाल में AEC में हुए ओपनहाइमर कांड को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने स्ट्रॉस को कमेटी के सामने अपनी ईमानदारी और काबिलियत को साबित करने के लिए कहा। इसके बाद कहानी वापस 1954 में आती है, जहां ओपनहाइमर की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। ओपनहाइमर की सुनवाई कुल 8 लोगों के सामने हो रही थी। इनमें से 6 कमेटी मेंबर्स थे। एक थे AEC द्वारा नियुक्त किए गए वकील रॉजर रॉब और एक थे ओपनहाइमर के वकील लॉयड गैरिसन। कमेटी मेंबर्स द्वारा ओपनहाइमर से पहला सवाल पूछा गया कि आप फिजिक्स पढ़ने अमेरिका छोड़कर यूरोप क्यों गए थे? क्या अमेरिका में अच्छे इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं थे? जवाब में ओपनहाइमर ने उनसे कहा कि उन्हें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना था, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें एटम्स और एटम से भी छोटी चीजों पर रिसर्च की जाती है। लेकिन अमेरिका में उस वक्त मॉडर्न फिजिक्स के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं था, इसलिए वो पैट्रिक ब्लैकेट के नीचे पढ़ाई करने कैम्ब्रिज गए थे। इसके बाद AEC के वकील रॉजर रॉब ने अगला सवाल पूछा, क्या आपको वहां अमेरिका से ज्यादा अच्छा लगता था? इस पर ओपनहाइमर कैम्ब्रिज की यादों में खो गए और बताया कि नहीं, उन्हें घर की बहुत याद आती थी। कॉलेज में भी उनका मन नहीं लगता था। उनका लगाव प्रैक्टिकल फिजिक्स से ज्यादा थ्योरेटिकल फिजिक्स में था, जिस वजह से लैब के प्रैक्टिकल्स उन्हें बोरिंग लगते थे। उनके प्रोफेसर पैट्रिक ब्लैकेट को उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वो उनके साथ थोड़ी सख्ती से पेश आते थे। एक दिन कॉलेज में मशहूर फिजिसिस्ट नील्स बोहर का क्वांटम मैकेनिक्स पर लेक्चर था और क्योंकि ओपनहाइमर भी क्वांटम मैकेनिक्स में रुचि रखते थे, वो उनका लेक्चर सुनने के लिए बेताब थे। इसी बेताबी में उन्होंने अपना प्रैक्टिकल अधूरा छोड़कर नील्स बोहर का लेक्चर सुनने जाने देने के लिए अपने प्रोफेसर से परमिशन मांगी। लेकिन प्रोफेसर ब्लैकेट ने उन्हें यहीं रहकर अपना प्रैक्टिकल पूरा करने के लिए कहा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ खुद नील्स बोहर का लेक्चर सुनने चले गए। इस बात से जवान ओपनहाइमर का खून खौल उठा। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें प्रोफेसर की टेबल पर एक सेब रखा हुआ दिखा।
गुस्से से पागल ओपनहाइमर ने उस सेब में पोटेशियम साइनाइड जहर इंजेक्ट कर दिया और नील्स बोहर का लेक्चर सुनने चले गए। नील्स बोहर क्वांटम मैकेनिक्स को किसी संगीत की तरह देखते थे और ये बात उनके लेक्चर में भी साफ दिखाई दे रही थी। ओपनहाइमर उनके लेक्चर में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए और क्वांटम की दुनिया में खो गए। अगली सुबह जब वो नींद से उठे तो उन्हें सबसे पहले उस जहरीले सेब का ख्याल आया। अब उनका दिमाग शांत हो चुका था, उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और वो जल्दी से क्लासरूम की तरफ भागे। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि प्रोफेसर ब्लैकेट ने वो सेब ना खाया हो। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे, उन्हें वो सेब वहीं टेबल पर दिखाई दिया, जिसे देखकर उनकी जान में जान आ गई। लेकिन उसी वक्त क्लासरूम में एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। क्लासरूम में खुद नील्स बोहर खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दरअसल कल उनके क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में ओपनहाइमर ने उनसे कुछ बढ़िया सवाल पूछे थे, जिससे नील्स बोहर उनसे काफी प्रभावित हो गए थे। नील्स बोहर ने प्रोफेसर ब्लैकेट से पूछा कि ओपनहाइमर की पढ़ाई कैसी चल रही है, जिस पर प्रोफेसर ब्लैकेट ने उन्हें बताया कि ओपनहाइमर की प्रतिभा पर उन्हें कोई संदेह नहीं है, बस वो प्रैक्टिकल्स में कुछ खास रुचि नहीं दिखाते। नील्स बोहर समझ गए कि ओपनहाइमर का लगाव थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ है, इसीलिए उन्होंने उसे जर्मनी के गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ने का सुझाव दिया। बात करते करते वो टेबल पर रखा सेब उठाकर उसे खाने लगे। उसी वक्त ओपनहाइमर ने उनसे वो सेब छीन लिया और डस्टबिन में फेंक दिया, ये कहकर कि सेब में कीड़ा था। नील्स बोहर की सलाह मानकर ओपनहाइमर ने कैम्ब्रिज छोड़ दिया और गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ने लगे। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने क्वांटम की दुनिया में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और कुछ ही समय में वो कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक माने जाने लगे। वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में भी दिलचस्पी लेने लगे। वो आर्ट गैलरीज घूमने लगे, वो कविताएं पढ़ने लगे। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पर कई थीसिस लिख दी, जिनमें से बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन नाम की थीसिस काफी मशहूर हो गई। ग्रेजुएशन के बाद वो 2 महीनों के लिए हॉलैंड गए थे क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर देने। वहां उनकी मुलाकात आइज़ाडोर राबी से हुई। राबी भी ओपनहाइमर की तरह ही एक फिजिसिस्ट थे। दोनों ही अमेरिकन ज्यू होने के कारण उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। राबी ओपनहाइमर को एक मशहूर जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग से मिलवाने ले गए। ये वही मशहूर हाइजेनबर्ग थे जो आगे चलकर हिटलर के एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे। हाइजेनबर्ग ने भी ओपनहाइमर के रिसर्च पेपर पढ़े थे और वो उनसे काफी प्रभावित भी थे। उन्होंने ओपनहाइमर को साथ मिलकर कुछ रिसर्च करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन ओपनहाइमर को अब अमेरिका लौटना था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका लौट आने के बाद ओपनहाइमर ने बर्कली और कैलटेक में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी ले ली। बर्कली में उनकी मुलाकात अर्नेस्ट लॉरेंस से हुई, जो उस समय एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बना रहे थे। 1 घंटे बाद ओपनहाइमर की पहली क्लास शुरू होने वाली थी, इसलिए वो लॉरेंस से विदा लेकर अपनी क्लास के लिए निकल गए। पर उनकी क्लास में पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट आया, क्योंकि अमेरिका में क्वांटम फिजिक्स काफी नया विषय था। लेकिन ओपनहाइमर के सिखाने का अंदाज ही इतना बेहतरीन था कि कुछ ही दिनों में उनकी क्लासरूम स्टूडेंट से लबालब भर गई। पढ़ाने के साथ साथ वो अपनी एक थ्योरी पर भी काम कर रहे थे, जिसके अनुसार जब स्टार्स बूढ़े हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं और एक मरता हुआ स्टार एक अद्भुत ग्रेविटी पैदा करता है, जिससे वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और उन्हें अपने अंदर हमेशा के लिए समा लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल की थ्योरी थी, जो उस वक्त तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं की थी। अमेरिका में उस वक्त कम्युनिज्म काफी जोर पकड़ रहा था। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए कहती है जिसमें कोई अमीर, गरीब या ऊंच नीच ना हो। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को कम्युनिस्ट बुलाया जाता है और इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। बर्कली के आधे से ज्यादा प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। ओपनहाइमर भी कम्युनिज्म के सोशल इक्वालिटी जैसे क्रांतिकारी विचारों की ओर खींचे जा रहे थे, हालांकि उन्होंने अब तक कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। उस वक्त स्पेन में सिविल वॉर चल रही थी। स्पेन के मिलिट्री जनरल ने कूप करके स्पेन की रिपब्लिकन लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था और अब रिपब्लिकन्स ग्रुप और मिलिट्री जनरल के नेशनलिस्ट ग्रुप के बीच सिविल वॉर चल रही थी। रिपब्लिकन्स को कम्युनिस्ट और आम जनता का सपोर्ट था, वहीं पर नेशनलिस्ट ग्रुप को फैसिस्ट लोगों का सपोर्ट था जो डिक्टेटरशिप का समर्थन करते थे।
बर्कली में कम्युनिस्ट स्पेन के रिपब्लिकन्स के सपोर्ट में रैली निकालने वाले थे। ओपनहाइमर, जो खुद भी रिपब्लिकन्स के सपोर्ट में थे, उन्होंने अपने क्लासरूम में उस रैली के आयोजन के बारे में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। लॉरेंस ने जब ये देखा तो वो ओपनहाइमर पर गुस्सा हो गए और उन्हें क्लासरूम में पॉलिटिक्स ना लाने की सलाह दी। ओपनहाइमर, जो लॉरेंस की काफी इज्जत करते थे, उनकी बात मान गए। रात को ओपनहाइमर की मकान मालकिन ने, जो खुद एक कम्युनिस्ट थी, अपने घर पर कम्युनिस्ट लोगों की मीटिंग रखी थी। उन्होंने ओपनहाइमर और ओपनहाइमर के छोटे भाई फ्रैंक को भी उसमें इनवाइट किया था। ओपनहाइमर के भाई फ्रैंक उस वक्त फिजिक्स में पीएचडी कर रहे थे। रात को ओपनहाइमर जब मकान मालकिन के घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि घर के बाहर रखी गाड़ियों के कोई नंबर प्लेट चेक कर रहा था। तभी पीछे से उनके भाई फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड जैकी के साथ वहां आ पहुंचे और ओपनहाइमर का ध्यान उस आदमी से हट गया। फ्रैंक की गर्लफ्रेंड जैकी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने वाली थी और उसने फ्रैंक को भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना लिया था, लेकिन ओपनहाइमर इससे खुश नहीं थे। उन्हें भले ही कम्युनिज्म के विचार पसंद आते थे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि कहीं पार्टी ज्वाइन करने से फ्रैंक के करियर पर असर न पड़ जाए। उनका खुद का भी पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था। फिर तीनों मिलकर अंदर मीटिंग में गए। अंदर मकान मालकिन ने ओपनहाइमर की मुलाकात हकुन शेवेलियर से करवाई, जो बर्कली में लैंग्वेज सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। दोनों मिलकर फिर कम्युनिज्म पर बातें करने लगे। शेवेलियर अमेरिकन गवर्नमेंट के कम्युनिस्ट लोगों के प्रति बुरे नजरिए से खुश नहीं थे, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट कम्युनिस्ट लोगों को रशियन जासूस समझती थी। दरअसल कम्युनिज्म की शुरुआत रशिया में हुई थी। इस कारण कम्युनिस्ट लोगों के मन में रशिया के लिए काफी इज्जत होती है। यहाँ तक कि अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी में रशिया से काफी फंड भी आता था। अब भले ही अमेरिका और रशिया ने दोनों महायुद्ध साथ में लड़े थे, लेकिन ये दोनों देश हमेशा से ही एक दूसरे को अपना कंपटीटर मानते आए थे। ये दोनों देश एक दूसरे की जासूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे में अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिका में रहने वाले कम्युनिस्ट लोगों को भी शक की नजर से देखती थी कि कहीं वो अमेरिका के सीक्रेट्स रशिया तक तो नहीं पहुंचा रहे हैं। वो आदमी जो घर के बाहर गाड़ियों के नंबर चेक कर रहा था, वो एक FBI एजेंट था। एजेंट्स इसी तरह कम्युनिस्ट मीटिंग्स में आए मेहमानों पर नजर रखते थे। हालांकि ओपनहाइमर को लगता था कि स्पेन में जिस तरह फैशिस्ट लोग लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं और जर्मनी में फैसिस्ट हिटलर जिस तरह ज्यूस का कत्लेआम कर रहा है, उसे देखकर जल्द ही अमेरिकन गवर्नमेंट को कम्युनिज्म से ज्यादा फैशिज्म से खतरा लगने लगेगा। ओपनहाइमर स्पेन में रिपब्लिकन्स जो फैसिस्ट लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें जंग के लिए कुछ पैसे भेजना चाहते थे, जिस पर शेवेलियर ने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए पैसे भेजने का सुझाव दिया। तभी उनकी बातचीत में एक जवान और तेज तर्रार लड़की शामिल हुई। इस लड़की का नाम था जीन टेटलॉक। जीन कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिव मेंबर थी। फिर तीनों कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म जैसे विषयों पर चर्चा करने लगे। बातों बातों में ओपनहाइमर और जीन एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए और फिर वो रात उन्होंने एक साथ गुजारी। यहाँ से कहानी वापस 1959 में आती है, जहाँ लुइस स्ट्रॉस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। सेनेट कमेटी ने स्ट्रॉस पर पहला आरोप लगाया कि उन्होंने ओपनहाइमर को प्रिंसटन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया, ये जानते हुए भी कि ओपनहाइमर का कम्युनिस्ट लोगों से संबंध रह चुका है। स्ट्रॉस ने अपने बचाव में कहा कि जब वो पहली बार ओपनहाइमर से मिले तो उन्होंने ओपनहाइमर के कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो जरूर था, मगर उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे स्ट्रॉस को उस बारे में सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिला। जब सेनेट कमेटी ने पूछा कि आखिर वो घटना क्या थी, तब स्ट्रॉस ने एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बताया। दूसरे महायुद्ध को समाप्त हुए कुछ समय बीत चुका था और एटम बॉम्ब के आविष्कारक के रूप में ओपनहाइमर उस सदी के नामांकित वैज्ञानिकों में जाने जाने लगे थे, जिस वजह से स्ट्रॉस, जो उस समय प्रिंसटन इंस्टीट्यूट के बोर्ड मेंबर थे, उन्हें लग रहा था कि प्रिंसटन इंस्टीट्यूट की बागडोर ओपनहाइमर को सौंप दी जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने ओपनहाइमर को प्रिंसटन इंस्टीट्यूट में आमंत्रित किया था। उस समय इंस्टीट्यूट में एक और मशहूर वैज्ञानिक मौजूद थे, उस सदी के सबसे प्रतिभावान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओपनहाइमर और आइंस्टाइन एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे। आइंस्टाइन को देखते ही ओपनहाइमर उनसे मिलने चले गए। जब उन दोनों को बातें करते काफी देर हो गई तो स्ट्रॉस खुद ही उन दोनों से मिलने चले गए। स्ट्रॉस जब वहां पहुंचे तब तक आइंस्टाइन वहां से जा रहे थे। स्ट्रॉस ने आइंस्टाइन को आवाज लगाई, लेकिन वो स्ट्रॉस से बात किए बिना ही वहां से चले गए। न जाने ओपनहाइमर ने आइंस्टाइन से स्ट्रॉस के बारे में ऐसा क्या कह दिया था कि आइंस्टाइन ने स्ट्रॉस से बात तक नहीं की और गुस्सा होकर वहां से चले गए थे। फिर सारा दिन स्ट्रॉस इसी बारे में सोचते रह गए।
इसके बाद सेनेट कमेटी स्ट्रॉस से पूछती है कि क्या उसके बाद कभी उनको ओपनहाइमर के कम्युनिस्ट बैकग्राउंड का ख्याल नहीं आया, जिसके जवाब में स्ट्रॉस ने कहा कि उसके बाद उनके ही कार्यकाल में ओपनहाइमर के ऊपर 1954 में कमेटी बिठाई गई थी जिसमें उनके ऊपर एक्शन लिया गया था। इसके बाद कहानी वापस 1954 में हो रही ओपनहाइमर सुनवाई में आती है, जहां ओपनहाइमर कमेटी के सामने अपने आगे की कहानी बयां कर रहे थे। ओपनहाइमर और जीन एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि जीन उन दोनों के रिश्ते को लेकर असमंजस में थी। एक सुबह वो दोनों कैंपस में घूम रहे थे कि तभी ओपनहाइमर को लॉरेंस के असिस्टेंट एल्वारेज एक रेस्टोरेंट से बड़ी हड़बड़ी में भागते हुए दिखाई दिए। ओपनहाइमर ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई और उसके पीछे पीछे लॉरेंस की लैब में पहुंच गए। वहां अल्वारेज हाथ में अखबार लिए पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिखाया। हैन और स्ट्रेसमैन पूरी दुनिया में छा गए। जब ओपनहाइमर अखबार देखते हैं तो फ्रंट पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जर्मन साइंटिस्ट हैन और स्ट्रेसमैन यूरेनियम एटम को 2 टुकड़ों में बांटने में सफल हो गए हैं। दरअसल अब तक ये माना जाता था कि एटम ठोस होते हैं और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हैंस और स्ट्रेसमैन ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। अल्वारेज भी इस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में परफॉर्म करने वहां से चले गए। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट्स ने उन्हें हैरत में डाल दिया। जब भी एटम 2 टुकड़ों में बंटता था वो भारी मात्रा में हीट और लाइट पैदा करता था। सिर्फ यही नहीं, एटम के बंटने से एक चेन रिएक्शन बन जाता था जिससे उस एटम के साथ साथ दूसरे एटम्स भी बंटने लगते थे, जिससे प्रचंड मात्रा में हीट और लाइट पैदा हो रही थी। हान और स्ट्रासमैन ने इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन का नाम दिया था। ओपनहाइमर और लॉरेंस को समझते देर नहीं लगती कि इस शोध का इस्तेमाल किस चीज को बनाने में किया जाने वाला था, एक विध्वंसकारी बॉम्ब बनाने में। बर्कली में कम्युनिस्ट्स मिलकर इंजीनियर्स, केमिस्ट, टीचर्स की यूनियन बना रहे थे। एक दिन ओपनहाइमर ने भी लॉरेंस से साइंटिस्ट लोगों की एक यूनियन बनाने की बात छेड़ दी। इस पर लॉरेंस ने उनसे कहा कि उन्हें इन कम्युनिस्ट पचड़ों में नहीं पड़ना है। साथ ही उन्होंने ओपनहाइमर को अभी यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि उनसे मिलने कुछ लोग आने वाले थे। तभी 2 लोग लैब में दाखिल हुए। ओपनहाइमर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो 2 शख्स थे, डॉक्टर बुश और डॉक्टर टॉलमैन। डॉक्टर टॉलमैन तो ओपनहाइमर के करीबी दोस्त थे। ओपनहाइमर ने उन दोनों से यहाँ आने की वजह पूछी, लेकिन उन दोनों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो दोनों चुपचाप खड़े उसे ताकते रहे। किसी ने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। ओपनहाइमर को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने आगे उनसे कुछ नहीं पूछा और वहां से चले गए। वहां से निकलकर वो अपने क्लास में पहुंचे, जहां पर उनके स्टूडेंट्स ने उनका तालियों के साथ स्वागत किया। उन्होंने ओपनहाइमर को बताया कि उनकी ब्लैक होल पर लिखी थीसिस पब्लिश हो चुकी है। ये सुनकर ओपनहाइमर की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन उनकी ये खुशी बस चंद पलों की मेहमान थी। उनके एक स्टूडेंट ने आकर उन्हें आज का अखबार दिखाया। अखबार के फ्रंट पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसी बड़ी घटना के सामने अब कोई भी उनके रिसर्च को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाने वाला था। एक दिन ओपनहाइमर के दोस्त डॉक्टर टॉलमैन, जो उस दिन डॉक्टर बुश के साथ लॉरेंस से मिलने आए थे, उन्होंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। ओपनहाइमर भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। वहां ओपनहाइमर की मुलाकात किटी से हुई। किटी कैलटेक के एक प्रोफेसर डॉक्टर हैरिसन की पत्नी थी। डॉक्टर हैरिसन के साथ ये उसकी तीसरी शादी थी। उसकी पहली शादी किसी म्यूजिशियन से हुई थी जो ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। उसकी दूसरी शादी एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन से हुई थी जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। अपने पति की वजह से किटी ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसका पति स्पेन के सिविल वॉर में लड़ने गया था, जहां वो युद्ध में मारा गया। 28 साल की उम्र में ही किटी विधवा हो गई। तब डॉक्टर हैरिसन ने उसे सहारा दिया और अब किटी उनकी पत्नी है। लेकिन किटी इस शादी में खुश नहीं थी। ओपनहाइमर ने उसे बताया कि वो भी उनकी गर्लफ्रेंड जीन के साथ खुश नहीं है। बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगे। ओपनहाइमर के कुछ दोस्त अपने परिवार समेत ओपनहाइमर के मैक्सिको के फार्म हाउस पर घूमने जाने वाले थे। ओपनहाइमर ने किटी और उसके पति को भी इनवाइट किया। किटी के पति तो अपने काम की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन किटी आ गई थी। इस ट्रिप में ओपनहाइमर और किटी काफी करीब आ गए और किटी ओपनहाइमर से प्रेग्नेंट हो गई। मौका देखकर ओपनहाइमर ने उनकी गर्लफ्रेंड जीन को उनके और किटी के बारे में बता दिया और जीन से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि जीन और ओपनहाइमर का रिलेशनशिप काफी ऑन ऑफ रहा था, मगर फिर भी जीन को ये बात सुनकर काफी बुरा लगा
और उसने काफी भावुक होकर ओपनहाइमर से गुड बाय कह दिया। बर्कली में लॉरेंस के मना करने के बावजूद भी ओपनहाइमर ने कम्युनिस्ट एक्टिविटीज में भाग लेना नहीं छोड़ा था। एक दिन उन्होंने अपने क्लासरूम में यूनियन मीटिंग का आयोजन किया था। तभी लॉरेंस वहां पर आ गए और क्लासरूम में यूनियन मीटिंग देखकर वो भड़क उठे। गुस्से में उन्होंने सबको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने ओपनहाइमर को डांट लगाते हुए समझाया कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उनके करियर पर असर पड़ रहा है। लॉरेंस ने ओपनहाइमर को बताया कि वो इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि ओपनहाइमर भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हों। लेकिन ओपनहाइमर की इन कम्युनिस्ट एक्टिविटीज के कारण अधिकारी ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने से मना कर रहे हैं। वैसे ओपनहाइमर और दूसरे साइंटिस्ट को पहले से ही अंदाजा लग चुका था कि ये प्रोजेक्ट क्या है। न्यूक्लियर फिजन के शोध के कुछ ही महीनों बाद आइंस्टाइन और सिलार्ड ने मिलकर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को ये चेतावनी दी थी कि जर्मनी एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी में जुट गया है और जल्द ही वो सफल भी हो जाएगा। इसके बाद ही अमेरिकन गवर्नमेंट हलचल में आ गई थी। मतलब साफ था, अमेरिकन गवर्नमेंट जर्मनी से पहले ये एटम बॉम्ब बनाना चाहती थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लॉरेंस को मालूम था कि ओपनहाइमर इस प्रोजेक्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो उन्हें समझाते हैं कि वो इन छोटी मोटी चीजों से खुद को दूर करके अपने देश के बारे में सोचें। बात की गंभीरता को समझकर ओपनहाइमर ने उनसे वादा किया कि वो अब से खुद को पॉलिटिक्स से दूर ही रखेंगे और अब वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। वहीं 1957 में चल रही स्ट्रॉस सुनवाई को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। स्ट्रॉस की सहायता के लिए प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजर भेजा था। सुनवाई शुरू होने में थोड़ा वक्त था, इसलिए स्ट्रॉस और एडवाइजर समय काटने के लिए गप्पे लड़ाने लगे। बातों बातों में एडवाइजर ने स्ट्रॉस से पूछा कि 1947 और 1954 के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ओपनहाइमर पर कमेटी बिठा दी थी। इसके जवाब में स्ट्रॉस ने उन्हें बताया कि ओपनहाइमर पर कमेटी बिठाने के पीछे उनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि विलियम बॉर्डन नाम के एक व्यक्ति का हाथ था। बॉर्डन कांग्रेशनल ज्वाइंट कमेटी में स्टाफ डायरेक्टर रह चुके थे और उन्हें कम्युनिस्ट से सख्त नफरत थी। उन दिनों कम्युनिस्ट्स के खिलाफ अमेरिका में एक लहर सी दौड़ रही थी। अगर किसी पर भी कम्युनिस्ट होने का शक भी होता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। और ओपनहाइमर का तो सारा परिवार ही कम्युनिस्ट के साथ कनेक्टेड था। उनकी बीवी, उनके भाई, भाई की बीवी, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके दोस्त और वो खुद, सबके सब कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आते थे। इसी के चलते बॉर्डन ने FBI में ओपनहाइमर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी थी और बॉर्डन की शिकायत के बाद ओपनहाइमर के ऊपर जांच कमेटी बिठाई गई थी। इस बात पर एडवाइजर ने स्ट्रॉस से पूछा कि आखिर बॉर्डन को ओपनहाइमर के बारे में इतनी पुरानी जानकारी मिली कहां से? ये जानकारी तो सिर्फ FBI के पास थी। इस पर स्ट्रॉस ने उन्हें बताया कि ये जानकारी बॉर्डन को किसी ने दी थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसने दी। ओपनहाइमर ने अपने कार्यकाल में कई दुश्मन बना लिए थे, क्योंकि वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करते थे और ना ही सिफारिश। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भरी कमेटी के सामने स्ट्रॉस का भी मजाक उड़ा दिया था। वो कमेटी ये फैसला करने के लिए बनाई गई थी कि मेडिकल रिसर्च के लिए आइसोटोप्स को नॉर्वे भेजा जाए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये आइसोटोप्स आखिर होते क्या हैं। दरअसल न्यूक्लियर फिजन के बाद एटम जब टुकड़ों में बढ़ जाता है तो इन्हीं टुकड़ों को आइसोटोप्स कहा जाता है। एटम बॉम्ब बनाने में इन्हीं आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण था कि स्ट्रॉस आइसोटोप्स को नॉर्वे भेजने के खिलाफ थे। मगर सारी कमेटी के सामने ओपनहाइमर ने स्ट्रॉस का मजाक बनाते हुए ये कहा था कि एटम बम तो किसी भी चीज से बनाया जा सकता है, क्योंकि सभी चीजों के अंदर एटम्स हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इतनी आसानी से एटम बम बना ले। ओपनहाइमर की बात सुनकर सारी कमेटी हंसने लगी और स्ट्रॉस को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अपने इसी रवैये की वजह से ओपनहाइमर ने कई दुश्मन बना लिए थे और उन्हीं में से किसी ने उनकी जानकारी बॉर्डन तक पहुंचाई होगी। फिर हम दोबारा ओपनहाइमर सुनवाई में चलते हैं, जहां पर ओपनहाइमर अपनी जिंदगी के अगले पन्ने पढ़कर सुना रहे थे। किटी ने उसके पति से डाइवोर्स ले लिया और ओपनहाइमर से शादी कर ली। उनका एक बच्चा भी हो गया। दूसरी तरफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लेकर माहौल गर्म हो चुका था। अमेरिका के सारे फिजिसिस्ट लगभग उसी तैयारी में जुटे हुए थे और इसी गर्मा गर्मी के बीच ओपनहाइमर से मिलने आते हैं कर्नल ग्रोव्स। अमेरिका के सुरक्षा विभाग यानी कि पेंटागन की बिल्डिंग इन्हीं की देखरेख में बनी थी। पेंटागन के निर्माण कार्य में उनकी कर्तव्यगारी देखने के बाद सरकार उनसे इतना खुश हुई थी कि उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट सौंप दिया गया था। पहली मुलाकात में ही उन्होंने ओपनहाइमर को साफ साफ बता दिया था
कि उन्हें ओपनहाइमर का बैकग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर उनके क्वांटम मैकेनिक्स में दिए गए योगदान को देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अगर इस प्रोजेक्ट को कोई हैंडल कर सकता है तो वो ओपनहाइमर ही है। उन्होंने ओपनहाइमर के सामने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे ओपनहाइमर ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। कर्नल ने ओपनहाइमर को आगे बताया कि उन्होंने 1200 टन यूरेनियम जमा कर लिया है और उनसे आइसोटोप अलग करने का काम शुरू भी हो गया है, मगर उन्हें डर था कि जर्मन इस काम में उनसे 1 साल आगे चल रहे थे और ये मुमकिन था कि वो अमेरिका से पहले न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाएं। इस पर ओपनहाइमर ने उन्हें बताया कि जर्मन उनसे 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल आगे चल रहे हैं, क्योंकि जिस न्यूक्लियर फिजन को अपनी लैब में सफलतापूर्वक करने में उन्हें 6 महीने लगे हैं, उसे जर्मनी ने कुछ ही हफ्तों में कर दिया होगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक उनके प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है वो क्वांटम फिजिक्स में दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक है और उनका नाम है हाइजेनबर्ग। ये सुनकर कर्नल सख्ते में आ गए, लेकिन तभी ओपनहाइमर ने उनका ढांढस बंधाते हुए कहा कि एक उम्मीद है जिससे हम जर्मनी को एटम बम बनाने में मात दे सकते हैं, वो है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म यानी कि ज्यूज के प्रति नफरत की भावना, जो हिटलर में कूट कूट कर भरी हुई थी। हिटलर क्वांटम मैकेनिक्स को ज्यूज लोगों का साइंस मानता था, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करने वाले ज्यादातर फिजिसिस्ट ज्यूज ही थे और एटम बॉम्ब बनाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की ही जरूरत थी, जिस कारण ये पूरी तरह से मुमकिन था कि अपनी नफरत में हिटलर ने अपने साइंटिस्ट को सही उपकरण नहीं दिलाए होंगे, जिसकी वजह से अमेरिका अब भी जर्मनी से इस न्यूक्लियर रेस में आगे निकल सकता था। एटम बॉम्ब रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा गुप्त रखने के लिए कर्नल कंपार्टमेंटलाइजेशन चाहते थे, यानी कि एटम बॉम्ब के हर अलग हिस्से को अलग अलग जगह पर बनाया जाए। इस पर ओपनहाइमर ने कर्नल को यह सुझाव दिया कि वो रेडिएशन लैब में होने वाली रिसर्च को यहीं बर्कली में लॉरेंस के नीचे होने दे, मैटलैब में होने वाली रिसर्च को सिलार्ड के नीचे शिकागो में शुरू करें और आइसोटोप्स को बनाने की प्रक्रिया को टेनेसी और हैम्फोर्ड में जारी रखें, और उन चारों जगहों के बीचों बीच जहां पर ये चारों जगहें रेलवे लाइन से कनेक्ट होती हैं, उस जगह पर बॉम्ब को जोड़ने का काम किया जाए। वो जगह निकल कर आती है न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में बसी एक बीहड़ भूमि लॉस एलामोस। लॉस एलामोस न केवल उन चारों शहरों के बीचों बीच था, मगर सुनसान और वीरान भी था और इस गुप्त कार्य के लिए बिल्कुल सटीक था। ओपनहाइमर कर्नल से कहते हैं कि लॉस एलामोस में फौरन एक शहर का निर्माण करना शुरू कर दें, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट जैसी सभी सुविधाएं हों, ताकि साइंटिस्ट अपने परिवार के साथ आकर वहां पर बस सकें। ओपनहाइमर का मानना था कि अगर साइंटिस्ट का परिवार उनके साथ रहेगा तो साइंटिस्ट का काम में मन ज्यादा लगेगा और वो काम को और जल्दी से अंजाम दे पाएंगे। जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, कोई लॉस एलामोस से बाहर नहीं जाएगा। कर्नल फौरन ही वहां पर एक नए शहर के निर्माण कार्य को शुरू कर देते हैं और इसी के साथ शुरू होता है अमेरिका के इतिहास का सबसे निर्णायक सफर और ओपनहाइमर की जिंदगी का सबसे काला अध्याय। कहानी जारी है अगले वीडियो में।